हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम आए हैं नए चैप्टर के साथ। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने पढ़ लिया है। इसके लेक्चर्स हमने कर लिए हैं। तो आज है लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। चलिए इसी में बात करते हैं आगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो लिखिएगा कैपेसिटर, इसी को हिंदी में बोलते हैं कैपेसिटर को संधारित्र। ठीक है, लिखिएगा कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखिए। ए डिवाइस यूज्ड टू a device stores electric energy or electric charge and gives it या supply it at once। ठीक है, ऐसा उपकरण एक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा या विद्युत आवेश को संग्रहित करता है और एक साथ में इसे प्रदान करता है। ठीक है, ए डिवाइस स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज एंड सप्लाई इट एट वंस। ठीक है, ये हो गया एक सडन प्रोसेस। ठीक है, एक ऐसा उपकरण, और ये कैपेसिटर हम देखते होंगे अपने डेली लाइफ में, जो हमारी वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैंस, जो हमारे सेलिंग फैन होते हैं उनके अंदर लगा हुआ होता है। तो लिखिए जनरली used in electric motor, ceiling fan, and washing machine। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर और सेलिंग फैन में ये हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। वो जो वाइट कलर का होता है ना, सेल, जी वही तो है कैपेसिटर। और किस लिए यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि शुरू में अभी हमने पढ़ा था कि ये एनर्जी को स्टोर करता है और एनर्जी को एक साथ में उस प्रोडक्ट, उस डिवाइस को या जिसमें इसको लगाया जाता है उसे डोनेट करता है, सप्लाई करता है। तो किसी भी, हमने पढ़ा है फ्रिक्शन के अंदर, स्टैटिक फ्रिक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को शुरू में अगर हमें स्टार्ट करना हो तो काफ़ी मुश्किल होता है उसे शुरू में स्टार्ट करना। एक बार वो चलने लग जाए फिर उसे चलाए रखना इतना मुश्किल नहीं। तो उसको चलाने के लिए, शुरू में उसे हलचल पैदा करने के लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी की या चार्ज की ज़रूरत होती है, और वो हमें मिलती है कैपेसिटर से। ठीक है, ये एनर्जी को स्टोर करता है और एक साथ बहुत सारी एनर्जी उस डिवाइस को या उस ऑब्जेक्ट को देकर उसमें मूवमेंट पैदा करता है। ठीक है, तो ये है कैपेसिटर का काम। अब पढ़ते हैं कैपेसिटेंस, धारिता। कैपेसिटेंस इसे जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए धारिता हिंदी में। धारिता, ठीक है, तो ये क्या है, एबिलिटी या कैपेसिटी
टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज या एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी। ठीक है, एबिलिटी या कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, कोई भी डिवाइस कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी, कितनी कैपेसिटी है, वही कहलाती है कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कैपेसिटेंस हमने लिखा है सी से, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम दे रहे हैं चार्ज, प्लस का क्यू हम इस ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैसे ही हम इसको चार्ज दे रहे होंगे तो यहाँ से क्यू नेट से इसके ऊपर आएगा चार्ज, कंडक्टिंग है तो आएगा सरफेस पे। ठीक है, तो ये चार्ज जो इसके अंदर जा रहा होगा, जो हम इसको दे रहे होंगे, तो जो चार्ज पहले से इसके ऊपर जा चुका होगा वो अब जो चार्ज हम इसे और दे रहे होंगे उसे ये रेपल करेगा, रिपल्शन की फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये हैं सेम नेचर ऑफ चार्जेस, तो इस तरफ इस पर लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो इस चार्ज को इस ऑब्जेक्ट तक या इस कंडक्टर तक पहुंचाने के लिए हमें लगानी होगी एक एक्सटर्नल फोर्स, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला सारा सिस्टम। ठीक है, तो हम लगा रहे होंगे एक एक्सटर्नल फोर्स ऑलमोस्ट इसी के इक्वल मैग्नीट्यूड की यहाँ तक इस चार्ज को पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो जब हम लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स और होगा चार्ज का डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स भी है, फोर्स के साथ हो रहा अगर डिस्प्लेसमेंट तो आएगा वर्क डन। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, जिससे ट्रांसफर के लिए एक्सटर्नल फोर्स हमें लगानी होगी, एक्सटर्नल फोर्स से आएगा वर्क डन। ठीक है, वर्क डन होगा और वर्क डन से आएगी पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वर्क डन से आएगा पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले होगा ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जिससे आएगी इलेक्ट्रिक फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। फिर एक्सटर्नल फोर्स से डिस्प्लेसमेंट से आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, और वर्क डन से आ रही होगी पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब देखिएगा जितना ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ चार्ज यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पर हो रहा होगा उतना ही ज़्यादा हमें इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। बिल्कुल, जितना ज़्यादा हम चार्ज को इस यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पर भेजेंगे उतना ही ज़्यादा हम लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा होगा वर्क डन, और जितना ज़्यादा वर्क डन हम कर रहे होंगे उतनी ही ज़्यादा हमें मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ रहे हैं जी? ट्रांसफर ऑफ चार्ज, एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन से आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जितना ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज अगर हम बढ़ाएं तो इससे बढ़ेगा फोर्स, बढ़ेगा वर्क डन, और फाइनली रिजल्ट के रूप में बढ़ रही होगी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारे पास क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। जितना ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ चार्ज उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यह क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल। ठीक है,
तो अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं तो यहाँ से आ जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू में V, ठीक है, कैपिटल C इंटू में V। और यहीं पर ये जो C है इसे ही बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है, where C is proportional constant और यही होता है C होता है कैपिटल से कैपेसिटेंस। सॉरी मैं दिखाई नहीं दे रहा, अब देखिए यही है C कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। हो गया डिराइव। चलिए मिटा रहा हूं मैं। तो यह आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू सी वी से C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। ये चीज़ समझ में आई आपको ट्रांसफर ऑफ चार्ज से किस तरीके से पोटेंशियल में इंक्रीज आ रहा है। जितना ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ चार्ज उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए तो यहाँ से C इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आया है C इज इक्वल टू कैपिटल का Q अपॉन में V, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। तो यहाँ से ये है कि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर है तो इसकी डायरेक्शन तो होगी नहीं। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कूलम अपॉन में वोल्ट, बिल्कुल सही। तो कूलम अपॉन वोल्ट, और यही होता है फेराडे, नहीं जी फेराडे तो अलग चीज़ है, वो तो चार्ज की यूनिट है, ठीक है। यह होता है फेरड, और इसे ही हम लिखते हैं कैपिटल F से, ठीक है। ये हो गया इसकी यूनिट, और डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा जी, यहाँ से निकाल सकते हैं कूलम। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT, और पोटेंशियल का अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, M1 L2 T माइनस का 3 A माइनस का 1, ठीक है। और अगर आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला याद नहीं है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वोल्ट को, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट हमने पढ़ा है ना, W अपॉन में Q। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कूलम अपॉन में जूल अपॉन में कूलम, तो ये हो जाएगा कूलम का स्क्वायर अपॉन में जूल। तो इसको लिख सकते हैं कूलम का स्क्वायर, A का स्क्वायर T का स्क्वायर, ये हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, अपॉन में जूल का हमें पता है M1 L2 T माइनस का 2, ठीक है। तो इन वाले टर्म्स को भेजेंगे ऊपर, तो यहाँ से ये आ जाएगा M माइनस का 1, L यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2, T यहाँ से माइनस का 2 पर जाएगा हो जाएगा प्लस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और A पहले से ही पॉजिटिव में है तो A2। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, अगर आपको पोटेंशियल का डायरेक्ट याद है तो यहाँ से M माइनस का 1 L माइनस का 2 T प्लस का 4 A प्लस का 2। तो ये होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। यूनिट इसकी होती है फेरड। चलिए मिटा रहा हूं मैं, ओके। चलिए अब इसी में आगे बात करते हैं, हमारे पास कौन कौन से कैपेसिटर अवेलेबल हैं, ठीक है। कैपेसिटर पता चला ना क्या है, वही सेल है जो हमारे जो घरों में डिवाइस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वॉशिंग मशीन, सेलिंग फैन, या जो पानी की मोटर होती है, तो वही इसमें जो हम सेल यूज़ करते हैं वही कैपेसिटर है। तो यहाँ से देखिएगा कैपेसिटर के बारे में, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो इसमें टाइप्स होते हैं, पहला होता है मान लीजिए स्फेरिकल कैपेसिटर, और दूसरा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और तीसरा होता है
सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, तो यहां से आप लिखिए गोलीय संधारित्र के लिए धारिता, हिंदी में गोलीय संधारित्र के लिए धारिता। तो यहां से यह बना दिया हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, गोल है काफी तो नहीं है, ठीक है। इस पर हमने, क्योंकि ये कंडक्टर है तो चार्ज आएगा ओनली इसके सरफेस पर। ठीक है, और ये हो गया इसका रेडियस, कैपिटल प्लस का क्यों हो गया इस पर चार्ज। ठीक है, तो इस कंडक्टर की वजह से हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो बताइएगा इस चार्ज की वजह से ये जो स्फीयर है इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। जी बिल्कुल सही, के क्यों अपॉन में कैपिटल का आर। तो पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर या कैपेसिटर, सॉरी स्फीयर लिख रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा पोटेंशियल V इज इक्वल टू के कैपिटल का क्यू अपॉन में आर। जी ये हो गया पोटेंशियल। अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस, नाउ कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। तो यहाँ से हम रखेंगे, पुट करेंगे क्योंकि V की वैल्यू को, तो यहाँ से आ जाएगा Q अपॉन में KQ अपॉन में इसका रेडियस R। तो यहाँ से कैपेसिटेंस हमारे C इज इक्वल टू निकल कर आएगी R अपॉन में K, जहाँ K क्या है, वही कांस्टेंट जो हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर आ रहे हैं, R अपॉन में K। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर ए स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का। ठीक है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K की वैल्यू को 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इनटू में R। चलिए नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कर लिया आपने जी। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्या ये कैपेसिटर जो हमने पढ़ा है स्फेरिकल, क्या ये कैपेसिटर एक अच्छा कैपेसिटर है। चलिए देखते हैं इसी कैपेसिटर के बारे में। तो क्वेश्चन देखिए, R बराबर 1 मीटर रेडियस का एक कैपेसिटर है, तो हमें कैलकुलेट करनी है इसकी कैपेसिटेंस। R इज इक्वल टू 1 मीटर, समझ रहे हैं कितना होता है। ये देखिएगा, ये होता है पूरा 1 मीटर इस तरफ, ये होगा 1 मीटर इस तरफ आपकी तरफ, 1 मीटर इस डायरेक्शन में और 1 मीटर इस दीवार की तरफ। तो पूरा कितना हो गया, ये बन रहा है एक 3D में पूरा एक बड़ा सा गोला। ठीक है, जैसे फुटबॉल की तरह, लेकिन फुटबॉल तो छोटा सा होता है। ये 1 मीटर की रेडियस का, मतलब कि बहुत बड़ा, इस तरीके से 1 मीटर की रेडियस का कैपेसिटर। तो इसके लिए देखिएगा कैपेसिटेंस, ये कितनी एबिलिटी है इसके अंदर, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से C इज इक्वल टू R अपॉन में K। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन में 9 इंटू में 10 टू द पावर, जो कि वैल्यू ऑफ K है। तो ये होगा ऑलमोस्ट 1.1 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 10 फेरेड। या इसी को अगर लिखूं माइक्रो फेरेड में, तो यह जाएगा 1.1 इंटू में 10 टू द पावर माइनस का 4 माइक्रो फेरेड।
क्या ये एक अच्छा कैपेसिटेंस निकल कर आ रहा है एक इतने बड़े कैपेसिटर से? चलिए इस से समझिए, इस वैल्यू से सेलिंग फैन में, जो हमारे घरों में सेलिंग फैन में कैपेसिटर जो हम यूज करते हैं, जो कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस, साइज तो आपने उसका देखा ही होगा, उसकी कैपेसिटेंस होती है ऑलमोस्ट 2.5 माइक्रोफेरेड से 3.5 माइक्रोफेरेड। जी, जो सेलिंग फैन में हम एक कैपेसिटर यूज करते हैं उसकी कैपेसिटेंस 2.5 माइक्रोफेरेड से 3.5 माइक्रोफेरेड के बीच में होती है। तो क्या ये इसके आसपास भी है? बिल्कुल नहीं। इसके करीब इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो 10 टू द पावर प्लस का 4 से इसे करना होगा, इसका मल्टीपल। ठीक है, उसके बाद इसे 1.1 को ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 इंटू में 10 टू द पावर 4 से अगर हम इस वाली यूनिट को, इस वाली वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करें इस यूनिट से, इस वैल्यू से, तब जाकर एक सेलिंग फैन में जो कैपेसिटर यूज होता है उसके बराबर इसकी कैपेसिटेंस आएगी। 3 इंटू में 10 टू द पावर क्या एक छोटा वैल्यू है? जी नहीं। 1 2 3 एंड 4 कितना हो गया? 30,000। 30,000 माइक्रोफेरेड इसको और देना होगा, तब जाकर ये एक फैन के कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो स्फेरिकल, हमें पता चला कि यहां से कि स्फेरिकल कैपेसिटर एक अच्छा कैपेसिटर नहीं है। यहां से और समझिए, हमें चाहिए कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 1 फेरेड की। उसके लिए आप बताइए रेडियस कितना होना चाहिए एक कैपेसिटर का। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से निकल कर आएगा C इज इक्वल टू R अपॉन में K से रेडियस इज इक्वल टू C की वैल्यू 1 फेरेड, तो यहाँ से K हो जाएगा 9 इंटू में 10 टू द पावर 9 मीटर। इतना बड़ा एक स्फीयर जिससे हमें मिलेगी ओनली 1 फेरेड की कैपेसिटेंस। और मैं आपको बताता चलूं, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? जी बिल्कुल सही, 6040 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा मीटर में? तो यहाँ से हो जाएगा 6.4 इंटू में 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। अब किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में तो यह आ जाएगा 6.4 इंटू में 10 टू द पावर 6 मीटर। इस रेडियस, ये रेडियस है अर्थ का और ये रेडियस है एक 1 फेरेड कैपेसिटर का। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं, अभी अर्थ की रेडियस के भी बाहर निकल चुका है, तब जाकर हमें 1 फेरेड कैपेसिटेंस मिल रही है। तो क्या इतना बड़ा हम कैपेसिटर बनाएंगे और उससे हमें मिल रही है सिर्फ 1 फेरेड कैपेसिटेंस, तो क्या ये एक अच्छा कैपेसिटर साबित हो रहा है? स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर? जी बिल्कुल नहीं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर एक अच्छा कैपेसिटर नहीं है। अब पढ़ते हैं हम, स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ लिया, ये तो एक अच्छा कैपेसिटर निकला नहीं। तो अब देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक थ्योरी है, उसका एक सिद्धांत है। कैसा है देखिए, वो कहते हैं कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास कोई प्लेट है। प्लेट तो पता ही होगा ना आपको। ठीक है, इसके करीब में हम एक न्यूट्रल प्लेट लेकर आते हैं, तो उस पर आता है इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड चार्ज। और वो इंड्यूस्ड कैसे होगा? इस सरफेस के करीब वाले सरफेस पर आएगा नेगेटिव और इस सरफेस से दूर वाले पर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये थ्योरी कहती है कि नेगेटिव चार्ज जो है इस प्लेट पर
वो इस प्लेट के पोटेंशियल में जो है वो डिक्रीज पैदा करता है। ठीक है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए इस पर चार्ज अगर नेगेटिव का होगा तो हो जाएगा नेगेटिव का Q अपॉन में, इससे अगर दूरी d हो तो ये अगर इसका पोटेंशियल है KQ अपॉन में d, तो ये इसमें कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहा होगा कि अगर इसके पोटेंशियल को जोड़ें तो यहाँ इस पर नेगेटिव चार्ज Q हो या स्मॉल का Q हो अपॉन में T से, तो ये कर रहा होगा इसमें सब्सट्रैक्शन पैदा। और पोटेंशियल का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस वाले पहली वाली प्लेट के पोटेंशियल में कर रहा होगा इंक्रीज। तो हमें चाहिए पोटेंशियल में डिक्रीज, और क्यों चाहिए अभी बताता हूं, देखिएगा। इस वाले सेकंड वाली जो प्लेट है इसके सरफेस को हमने कर दिया अर्थ। ठीक है, यहाँ से अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और पोटेंशियल ऑन अर्थ, ये कंजम्पशन भी मान सकते हैं, पोटेंशियल ऑन अर्थ इज इक्वल टू 0। तो ये वाला चार्ज आएगा इसके अंदर, तो बच जाएगा ओनली नेगेटिव चार्ज जो कि करा इसके पोटेंशियल में डिक्रीज। ठीक है, और पोटेंशियल में डिक्रीज क्यों करते हैं, देखिए हमें पता है कि C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, तो यहाँ से C इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में V। तो जितना कम पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। तो कैपेसिटेंस ज़्यादा, किसी कैपेसिटर को अच्छा कैपेसिटर में अच्छी कैपेसिटेंस पैदा करने के लिए हम उसका पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं। तो पैरेलल प्लेट को एक अच्छा कैपेसिटर बनाने के लिए हम कर रहे हैं इसकी पोटेंशियल को डिक्रीज। ठीक है, इसके शेप में और साइज से भी हम इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन शेप एंड साइज में एक लिमिट तक ही हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या स्फेरिकल कैपेसिटर अच्छे कैपेसिटर हैं? जी नहीं। क्या पैरेलल प्लेट अच्छे कैपेसिटर हैं? तो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कोई दो प्लेट्स हैं हमारे पास, पैरेलल प्लेट्स। ठीक हो गया। तो अभी हमने देखा है कि इनमें से कोई एक पैरेलल प्लेट जो है वो होती है चार्ज। मान लीजिए इस पर है प्लस का Q चार्ज और प्लेट है, तो इसमें पूरे में होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इसके एरिया में। ठीक है, क्या वॉल्यूम होगा प्लेट का? जी नहीं, इतना तो इसका विड्थ है नहीं। चलिए, ये हो गई दो प्लेट्स। इनके बीच का डिस्टेंस हम मान सकते हैं, बीच का डिस्टेंस है स्मॉल का d, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पॉजिटिव से हो जाएगा नेगेटिव की तरफ। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन प्लेट्स का एरिया, इसका मान लीजिए अगर है A1 और इसका एरिया अगर है A2, तो ये कंडीशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन के जो d है, बीच का डिस्टेंस है, वो क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल। ठीक है, और दूसरा इनका एरिया A1 इज इक्वल टू A2, दोनों एरिया जो है वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से अब देखिएगा, इन प्लेट्स के लिए हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वन प्लेट के लिए, अगर वन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये हम लिख सकते हैं? हमने पढ़ा ये एप्लीकेशंस ऑफ गाउसेस लॉ, उसके अंदर हमने एक प्लेट के लिए निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हो गई पहली प्लेट के लिए। और दूसरी प्लेट के लिए अगर बात करें नेगेटिव के चार्ज की वजह से, तो उस पर भी हो जाएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि निकल कर आएगा E1 प्लस का
E2, तो यहाँ से सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई नेट यहाँ से होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन का नॉट। ठीक है, और सिग्मा की अगर वैल्यू रखें यहाँ से तो सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन में इसका एरिया। तो ये तो हो गया चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। अब चार्ज के फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा, सिग्मा की जगह लिखेंगे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में ए। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए पोटेंशियल, चूंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन के लिए डेल वी इज इक्वल टू नेगेटिव का साइन ना लेते हुए ई डॉट का डी आर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का डायरेक्शन है सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डी आर को हम लिख सकते हैं डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में डी। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, चूंकि हमें पता है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। ये मुश्किल है जी? नहीं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इन दोनों प्लेट्स पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कन्वर्ट करेंगे पोटेंशियल में, पोटेंशियल की फॉर्म में। तो पोटेंशियल में हमें मिल रहा है क्यू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू में ए, और उससे हम निकाल देंगे कैपेसिटेंस। पूरा फॉर्मूला बेस चल रहा है। चलिए यहाँ से हम रखेंगे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, तो ये हमें मिलेगी Q इंटू में D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में A, जहाँ से हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये आ गया फाइनल फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का फाइनल फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है वो डिपेंड करता है मीडियम पर, तो यहाँ से कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी हो गई प्लेट के बीच के मीडियम पर। दूसरा एरिया जो कि है इन प्लेट का डायमेंशन इन शेप, तो ये जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड करता है इसकी डायमेंशन इन शेप पर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिया आपने? चलिए, तो हमें पता चला कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन Q and charge and potential। does not depend on charge and potential, depends on shape, size, shape and size, sorry, shape and size of conductor and medium of conductor। ठीक है, यह शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है और मीडियम पर डिपेंड करता है, ना कि चार्ज एंड पोटेंशियल पर। चलिए नोट कीजिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? कैपेसिटर कैपेसिटेंस फॉर्मूला जनरेट स्फेरिकल। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर। यहां तक हमने पढ़ लिया, समझ में आया आपको? स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला जो कि हमने निकाला था R अपॉन में K करके, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हमने निकाल दिया है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।
ठीक है, संधारित्रों का संयोजन। तो 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं, पहला होता है सीरीज, सीरीज में कंबाइन करते हैं, और दूसरा हो गया पैरेलल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज। तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? पहला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहला हम पढ़ते हैं, इनमें होता है सेम चार्ज फॉर ऑल कैपेसिटर। चार्ज होता है सेम, इसके लिए फॉर ऑल कैपेसिटर्स, फॉर ऑल कैपेसिटर्स के लिए सेम चार्ज एंड डिफरेंट पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल सबके लिए डिफरेंट होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, यही मेजर डिफरेंस है पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में, और चार्ज होगा सबके लिए सेम। तो चलिए हम बना रहे हैं 3 कैपेसिटर यहाँ पर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये बना दिया हमने 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनको जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव को, इस नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी, यहाँ से आ जाएगा चार्ज Q, कैपिटल Q ले लेते हैं। तो इन सब पर चार्ज होगा, हम कह रहे हैं सेम, और पोटेंशियल होगा इन सब का अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं Q V इक्विवेलेंट, पोटेंशियल का इक्विवेलेंट V1 प्लस का V2 प्लस का V3, क्योंकि हमने 3 कंडक्टर लिए हैं। तो यहाँ से Q इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं चार्ज Q अपॉन में कैपेसिटर का इक्विवेलेंट C, और इसको हम V1, क्योंकि हमें पता है इसके लिए Q इज इक्वल टू CV से, V इज इक्वल टू Q अपॉन में C, तो आ जाएगा Q अपॉन में C का 1, Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3। चार्ज आएगा यहाँ से Q कॉमन, यहाँ से Q कैंसल आउट। तो फाइनली जो फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट 1 अपॉन में C का 1, 1 अपॉन में C का 2, 1 अपॉन में C3। तो ये आ गया फाइनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर्स विच आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नोट कीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स का फॉर्मूला नोट कर लिया आपने जी। देखिएगा, अब अगर 2 कैपेसिटर हों, 2 कैपेसिटर इन सीरीज, ठीक है, 2 कैपेसिटर हों, तो यहाँ से 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2, और इसको अगर हम सोल्व करें तो यह आ जाएगा C1 प्लस का C2 अपॉन में C1 C2। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट जो निकल कर आएगा इक्विवेलेंट, वो आ जाएगा C1 C2 अपॉन में C1 प्लस का C2। ठीक है, ऊपर उनका आ जाएगा मल्टीपल और नीचे आ जाएगा उनका सम। ये मिटा रहा हूं यहां से, नोट कर लिया आपने। चलिए, कैपेसिटर। अब देखिए दूसरा, अगर n कैपेसिटर हों, n कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस, सेम कैपेसिटेंस के n कैपेसिटर हों, मान लीजिए सेम कैपेसिटेंस है इनका,
C, तो उनके लिए C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 में C इक्विवेलेंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, सॉरी मैं लिख देता हूँ, ऑफ कैपेसिटेंस C इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सीरीज। तो हमें पता है C इक्विवेलेंट 1 में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में C1 जो कि है C, 1 में C2 जो कि है C, 1 में C3, इसी तरीके से n हो कितने भी 1 में C। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1 में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n में C, n नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट जो निकल कर आएगा इज इक्वल टू, इसी को अगर हम लिख दें कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू C में n, ठीक है। अगर n कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस के कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर 2 भी, 3 भी और 4 भी, देखिए 2 से अगर ये दोनों कैपेसिटेंस इनकी सेम हो तो C इक्विवेलेंट यहाँ से हो जाएगा C1 C इंटू में C, तो ये हो जाएगा C का स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा C प्लस का C जो कि होगा 2C, तो ये हो जाएगा C अप बाई 2। इसी तरीके से इस फॉर्मूले से भी हम लिख सकते हैं CS फॉर 2 कैपेसिटर्स के लिए ये हो जाएगा कैपेसिटेंस इनका है C और कैपेसिटर्स नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने n इज इक्वल टू 2। तो इस फॉर्मूले से भी हम कितने भी अगर हमें सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर दे दिए जाएं तो निकाल सकते हैं C बाई n से, ठीक है। नोट कीजिएगा, यह था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। समझ में आया आपको जी। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर बात की जाए तो किससे हमें कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा मिलेगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन से या सीरीज कॉम्बिनेशन से, इस बारे में भी बात करेंगे। पहले पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखिएगा, ये मान लीजिए हमारे पास हैं वही 3 कैपेसिटर जिनका हम देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटेंस का ये जो चैप्टर है वो इतना भी मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो। पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हमने जोड़ दिया पॉजिटिव से, नेगेटिव वाले को जोड़ दिया नेगेटिव से, तो इन पर आ गया नेगेटिव, इस तरफ आ गया पॉजिटिव। अब चूंकि हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इनके लिए था फॉर ऑल कैपेसिटर क्या था, सेम था चार्ज, और पैरेलल में सेम हो जाएगा पोटेंशियल जी। यही मेजर डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। पैरेलल में इनके लिए हो जाएगा पोटेंशियल सेम और यहाँ से डिफरेंट चार्ज, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी डिफरेंस, जबकि पोटेंशियल डिफरेंट, जबकि पोटेंशियल हो जाएगा सभी के लिए सेम। तो यहाँ से पोटेंशियल इसके लिए हो गया V, इसके लिए भी हो जाएगा V, इसके लिए भी V, और यहाँ पोटेंशियल है डेल V। जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल सारा का सारा इन कैपेसिटर्स पर होगा। और चार्ज इसके लिए मान लीजिए Q1, इसके लिए हो जाएगा Q2, इसके लिए हो जाएगा Q3। तो यहाँ से Q इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो ये जाएगा Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3, और हमें पता है कि Q इज इक्वल टू CV। तो इसी तरीके से Q इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू में V पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल है सेम तो इसका इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो यहाँ से आया आ जाएगा C1 इंटू में V प्लस का C2 इंटू में V प्लस का C3 इंटू में V, ठीक है। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट V को निकालेंगे इनमें से कॉमन, तो V से V हो जाएगा कैंसल आउट। तो यहाँ से बच जाएगा ओनली C1, C2 एंड C3। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।
इसके अंदर 2 कैपेसिटर हो तो वो तो सीधा C1 C2 से ही जुड़ेगा। नोट कर लिया। अब देखिए अगर n कैपेसिटर्स हों, उसी तरीके से n कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस C के इन पैरेलल, अगर पैरेलल में n कैपेसिटर हों तो यहाँ से C इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं C प्लस का C प्लस का C डैश 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 प्लस का C, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट हम लिखेंगे n इंटू में C। ठीक है, C इक्विवेलेंट, और इसी को हम लिख सकते हैं C पैरेलल इज इक्वल टू n इंटू में C। ठीक है, नोट कीजिए। अब बताते हैं आपको कि कौन से जो कैपेसिटेंस का जो कौन सा कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। मिटा रहा हूं जी। अब देखिए बात करते हैं n कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए। हमें पता है अगर n कैपेसिटर हों, कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस जो कि है C इन सीरीज, हमने पढ़ा है कितना आता है C सीरीज इज इक्वल टू कितना n अपॉन में C या C अपॉन में n। जी, नंबर आते हैं नीचे तो यह आ जाएगा C अपॉन में n। ठीक है, और इसी तरीके से हम पैरेलल की अगर बात करें तो उसमें भी अगर हों इन पैरेलल तो C पैरेलल इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू में C। अब बात करते हैं कि कौन से कैपेसिटर हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन है जिससे हमें कैपेसिटेंस मिलेगी ज़्यादा। तो देखिए यहाँ से अगर C की वैल्यू को हम यहाँ से लिखें C इज इक्वल टू C सीरीज इंटू में n, और इस वाली इक्वेशन में, इस वाले फॉर्मूले में पुट करें तो C पैरेलल इज इक्वल टू n, तो n ही है, C की ये वैल्यू इस वाले में पुट करें तो ये हो जाएगा C सीरीज इंटू में n। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं C पैरेलल इज इक्वल टू n का स्क्वायर इंटू में C सीरीज। तो इस वाले रिलेशन से हमें पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस हमें मिलेगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा। कैसे पता चला? चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये ऊपर से थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया आपने ये वाला। तो विच इज़ बेटर कॉम्बिनेशन, विच कॉम्बिनेशन इज़ बेटर, सीरीज और पैरेलल? तो मैं कहूँगा पैरेलल, जिससे हमें मिलेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा। तो यहाँ से देखिए कैपेसिटेंस इन C पैरेलल एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज, अगर हमें कहा जाए ये वाला, इस वाले फॉर्मूले को हम बोलते हैं वर्ड्स में कि कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज n स्क्वायर मोर देन कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस ये जो है कैपेसिटेंस इन पैरेलल है ग्रेटर, और ग्रेटर भी कितना, n स्क्वायर ग्रेटर देन सीरीज से। तो n स्क्वायर ग्रेटर है पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन सीरीज वाले कॉम्बिनेशन से। तो अगर हम इस n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा दें इस सीरीज कॉम्बिनेशन से, तो ये n स्क्वायर, और ये पहले से ही इससे n स्क्वायर बढ़ा, तो इसको अगर हम n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएंगे दोनों बराबर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n कंडक्टर्स इज n स्क्वायर ग्रेटर देन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। तो इसको कर देंगे n स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। ठीक है, ये इससे n स्क्वायर ग्रेटर है, तो n स्क्वायर से अगर सीरीज वाले को हम इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये इसका बराबर हो जाएगा। तो हमें पता चला यहाँ से कि हमें मिलेगी कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर। चलिए ये हो गई कैपेसिटेंस फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट कर लिया, समझ में आया आपको यहाँ तक चीज़ें? इतना मुश्किल भी नहीं था, काफ़ी आसान चैप्टर है।
हमारे 12th का ही, कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम 2 स्फीयर्स के लिए कैपेसिटेंस। ये तो चलिए बाद में चलिए 2 स्फीयर्स के लिए कैपेसिटेंस। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 50 मिनट। चलिए देख लीजिए कैपेसिटेंस फॉर टू स्फीयर्स। चलिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक स्फीयर है, का गोल है जी, थोड़ा बहुत, चलिए इतना गोल ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं, हो सकता है बन भी जाए, लेकिन फ़िलहाल ये इतना काफ़ी। और ये हो गया दूसरा कैपेसिटर हमारे पास। दोनों ही कैपेसिटर का जो सेंटर है वो है 1। तो यहाँ से मान लीजिए ये वाला अंदर वाला, इसको कह दिया हमने A, बाहर वाले को हमने कह दिया B, इसको हमने कर दिया अर्थ। और अर्थ की मैंने बताई थी कि अर्थ कर देंगे तो पोटेंशियल अर्थ करते ही हो जाएगा 0। तो यहाँ से इस पर अगर पॉजिटिव का Q चार्ज है, इसका रेडियस स्मॉल a, इसका और बड़े वाले का रेडियस अगर स्मॉल b हम रखें, तो इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इस अंदर वाले पर, बाहर वाले पर कोई चार्ज नहीं है। तो इसके ऊपर जो चार्ज हैं उससे इंडक्शन की वजह से, प्रेरण के द्वारा यहाँ पर आ जाएगा अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, और बाहर वाले सरफेस पर इसकी वजह से इंडक्शन के माध्यम से आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि ये अर्थ किया हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा अर्थ के अंदर, तो ऊपर वाले सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखिए पोटेंशियल, हम बात करते हैं पोटेंशियल, निकाल देता हूं मैं, प्रूव करता हूं कि पोटेंशियल 0 है इस सरफेस पर। पोटेंशियल ऑन स्फीयर B, तो पोटेंशियल ऑन B पहला होगा इसके खुद के चार्ज की वजह से, तो पोटेंशियल एट B ड्यू टू स्फीयर B प्लस पोटेंशियल एट सरफेस, इस वाले स्फीयर B पर इस अंदर वाले चार्ज की वजह से, तो पोटेंशियल एट B ड्यू टू A। ठीक है, अब मान देखिए ये वाला है नेगेटिव चार्ज B वाले स्फीयर का, और इसके इस वाले चार्ज के लिए ये जो स्फीयर हैं ये हैं इसी के सरफेस पर। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता है कितना होता है, ये कंडक्टर है, इसको हमने दिया है चार्ज, दिस स्फीयर्स आर कंडक्टर्स, तो स्फीयर पर चार्ज हैं इनके सरफेस पर। तो यहाँ से ये हो गया इसका सरफेस पॉइंट, और सरफेस के लिए हमें पता है K, और इसका चार्ज जो कि है नेगेटिव का Q अपॉन में इसका रेडियस जो कि है स्मॉल का B। ठीक है, अब देखिए इस अंदर वाले चार्ज के लिए, अंदर वाला मान लीजिए ये है सेंटर और ये कोई कहीं पर चार्ज है पॉजिटिव का Q, तो इस चार्ज के लिए ये स्फीयर, ये जो B वाला स्फीयर है, इस चार्ज के लिए क्या इनसाइड या आउटसाइड पॉइंट है जी, इस चार्ज के लिए ये चार्ज अगर एक स्फीयर बना रहा अपने और इर्द गिर्द, तो इस वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट B, सरफेस B जो है वो स्फीयर B का सरफेस होगा, इसके लिए आउटसाइड पॉइंट। तो आउटसाइड के लिए हमें पता है कितना होता है K Q अपॉन में, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r हो तो हो जाएगा स्मॉल r आउटसाइड के लिए, तो ये हो जाएगा K प्लस का Q और इसका रेडियस, रेडियस बड़े वाले का वापस से B, तो पोटेंशियल एट B। यह समझ में आई आपको? ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए इस B वाले स्फीयर के लिए इसका चार्ज हो जाएगा इसी सरफेस पर, जबकि इस अंदर वाले चार्ज के लिए ये B सरफेस होगा आउटसाइड पॉइंट। तो यहाँ से पोटेंशियल एट B बराबर कितना आ गया, ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, 0। ठीक है, पोटेंशियल एट B इज इक्वल टू 0। चलिए अब पोटेंशियल हम निकालते हैं, पोटेंशियल ऑन स्फीयर A, तो इसी तरीके से पोटेंशियल ऑन स्फीयर A ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, और पोटेंशियल एट स्फीयर A ड्यू टू चार्ज ऑन B स्फीयर। तो यहाँ से पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा
इस अंदर वाले स्फीयर के लिए ये है स्फीयर, और चार्ज जो इस पर हमने पॉजिटिव का क्यू रखा है वो है इसी के सरफेस पर। तो सरफेस के लिए हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर ये रेडियस आर हो तो होता है के क्यू अपॉन में कैपिटल का आर पोटेंशियल। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा के इंटू में पॉजिटिव का चार्ज इंटू में इसका रेडियस कितना है स्मॉल का ए प्लस। इसी तरीके से देखिएगा इस वाले स्फीयर, इस वाले चार्ज के लिए ये है चार्ज हमारा, ये अगर हमने इर्द गिर्द बना रहा है एक स्फीयर नेगेटिव चार्ज, तो इसके लिए ये जो स्फीयर अंदर वाला होगा इसका ये वाला पॉइंट इसके लिए हो जाएगा इनसाइड पॉइंट। और इनसाइड के लिए हमें कैपेसिटेंस पता है कितनी होती है, सॉरी कैपेसिटी नहीं पोटेंशियल हमें पता है कितना होता है। अगर इसका रेडियस सॉरी इस पॉइंट से सेंटर से इसकी दूरी स्मॉल आर हो तो ये हो जाएगा के नेगेटिव का क्यू अपॉन में स्मॉल का आर। स्मॉल आर होता है, सोचिए कितना होगा जी, नहीं होगा कैपिटल आर के बराबर। स्मॉल आर होता है आउटसाइड के लिए, तो इस वाली रेडियस के बराबर होगा। मान लीजिए अगर इसकी रेडियस है इस कैपिटल आर, तो इसी तरीके से इसके लिए पोटेंशियल हो जाएगा के नेगेटिव का चार्ज क्यू अपॉन में रेडियस ऑफ दिस स्फीयर बी। तो यहाँ से पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में ए नेगेटिव का के क्यू अपॉन में बी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। तो नेट पोटेंशियल ऑन बोथ स्फीयर्स वी ए बी अगर हम लिखें तो यहाँ से ये हो जाएगा V1 प्लस का V2 इज इक्वल टू 0 प्लस के क्यू अपॉन में A नेगेटिव का के क्यू अपॉन में B। तो पोटेंशियल एट B कितना है 0, तो ओनली हो जाएगा पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू, यहाँ से के क्यू को हम निकालेंगे कॉमन, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद देखिए के क्यू को हमने निकाल लिया बाहर, तो यहाँ से बचाएगा 1 अपॉन में A माइनस का 1 अपॉन में B। ठीक है, अब इनको अगर हम और सॉल्व करके लिखें तो पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू के क्यू, ये हो जाएगा B माइनस का A अपॉन में A B। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल। इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ से ऊपर से मिटा रहा हूँ मैं, नोट कीजिएगा। ये वाली कहानी आपको समझनी ज़रूरी थी कि पोटेंशियल जो है वो किस सरफेस की वजह से, किस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आई होपफुली आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इसके लिए। अगर आपको पोटेंशियल पता नहीं चल रहा है किस सरफेस पर कितना है, तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाली इक्वेशन आप तक को मिलनी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता है कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, हम यहाँ से लिख सकते हैं क्यों, इस वाले फॉर्मूले को, इस ये जो वैल्यू हमें पोटेंशियल मिली है इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यह जाएगा के क्यू अपॉन इज इक्वल टू A माइनस का B अपॉन में AB। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। तो यहाँ से कैपेसिटेंस हमें मिल रही है, Q से Q कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में K, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा A इंटू में B अपॉन में। इसको याद करने का तरीका, पॉजिटिव में रखेंगे बड़ी वाली रेडियस को, जो कि है बड़ी वाली रेडियस B, और नेगेटिव कर देंगे उसका स्मॉल वाला रेडियस। तो ये आ गया फाइनल फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फॉर टू स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q की वैल्यू पुट कीजिए 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में A इंटू में B अपॉन में B माइनस का A। ये हो गई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फॉर टू स्फीयर्स। समझ में आया आपको? ये पोटेंशियल किसके लिए निकालना है? देखिए, अगर इस चार्ज, अब सरफेस बी की अगर बात करें तो इस पर ये वाला चार्ज कहाँ है? इस स्फीयर के लिए ये वाला चार्ज कहाँ है? इसी के सरफेस पर, तो आ जाएगा सरफेस का फॉर्मूला। पोटेंशियल हम निकालेंगे इसी स्फीयर के सरफेस पर। ठीक है, और ये वाला चार्ज जो अंदर वाला चार्ज है इस पर, सॉरी इस ये जो स्फीयर है यहाँ पर चार्ज हैं 2 अवेलेबल, तो दोनों चार्जेस जो हैं वो इस सरफेस पर अलग अलग पोटेंशियल बनाएंगे।
तो ये वाला सरफेस जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला चार्ज वेरी कर रहा है इसी सरफेस के, इसी स्फीयर के सरफेस पर, तो आ जाएगा सरफेस का फॉर्मूला। अब देखिएगा ये हमारा है स्फीयर पूरा और ये है चार्ज, तो इस चार्ज की जगह अगर हम खड़े होकर देखें तो हमें ये सरफेस कहाँ दिखेगा, इस चार्ज से सेंटर की तरफ, इनसाइड, जी नहीं, इस चार्ज से आउटसाइड। अगर हम यहाँ चार्ज की जगह खड़े होकर देखें तो हमें पीछे या ऐसे पीछे की तरफ, अगर हम यहाँ खड़े हैं चार्ज के साथ में तो पीछे की तरफ है सेंटर, तो सेंटर की तरफ हमें पॉइंट ना मिलकर वो सरफेस का पॉइंट मिल रहा है हमें आगे की तरफ, मतलब आउटसाइड पॉइंट। तो आउटसाइड के लिए ये इस चार्ज के लिए ये वाला सरफेस हो जाएगा आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आउटसाइड का फॉर्मूला जो कि हमें पता है। इसी तरीके से ये वाला जो स्फीयर है ए करके, इस स्फीयर के लिए देखिए अगर चार्ज ये दो चार्जेस अवेलेबल तो बनेंगे दो पोटेंशियल ऑन दिस सरफेस। तो पहले चार्ज के लिए जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर हम अगर खड़े होकर देखें तो उसके लिए जो हमें स्फीयर मिल रहा है वो मिल रहा है अपने ही पैरों में, तो इसी सरफेस पर है चार्ज हैं, इसी स्फीयर के सरफेस पर, तो लग जाएगा सरफेस का फॉर्मूला। इसी तरीके से इस वाले चार्ज के लिए हमने निकाल दिया इस सरफेस पर पोटेंशियल। अब इस चार्ज के लिए इस वाले सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, तो देखिए इस चार्ज पर आप अगर हम खड़े होकर देखें तो हम इस चार्ज पर मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, तो पीछे देखा तो कोई भी हमें वो पॉइंट पीछे नहीं है, हमारे तरफ है वो पॉइंट आगे की तरफ, और आगे की तरफ है सेंटर, तो ये सेंटर की तरफ है, तो ये हो जाएगा एक इनसाइड पॉइंट इस वाले चार्ज के लिए, और हम फॉर्मूला लगा देंगे इनसाइड पोटेंशियल का, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। यह था हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1। इसका लेक्चर नंबर 3 और मे भी लेक्चर नंबर 4 भी, सॉरी 2nd एंड 3rd भी आ सकते हैं। तो आगे हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। आई होप यहाँ तक आपको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस समझ में आया हो। मैंने काफ़ी अच्छे से और खोल कर आपको चीज़ें बताने की कोशिश की है। तो अपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट अच्छे रखिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके जी।